हमारे खास कार्यक्रम ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। सबसे पहले ब्रेकिंग बुलेटिन में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। पानीपत में रिश्तों को फिर से तार तार कर दिया गया, यूं कहें कि रिश्तों का खून कर दिया गया। एक भतीजे ने अपनी ही ताई की हत्या कर डाली, 20 बार चाकू से वार किया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एक क्राइम शो देखकर इस भतीजे ने अपनी ही ताई की हत्या का प्लान बनाया। पानीपत के नंगला पार का ये मामला है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी की ताई का उसकी मां से झगड़ा होता था और रोज रोज झगड़े के बाद नाबालिग भतीजे ने मौका पाकर अपनी सगी ताई की चाकू से वार कर हत्या कर दी। छोटी सी बात को लेकर अब सोचिए एक नाबालिग के दिमाग में क्या बैठ गया। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि नाबालिग के मन में क्या चल रहा है ये पहले ही भाप लेना चाहिए उसके व्यवहार को देखकर कि वो कर क्या रहा है, क्या देख रहा है, क्या कंटेंट सोशल मीडिया पर देख रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस वारदात को लेकर हमारे साथ प्रदीप रेडू पानीपत से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आइए बातचीत करते हैं। प्रदीप, बहुत हैरान कर देने वाली ये वारदात है। पुलिस ने इस वारदात को लेकर क्या कहा है, शुरुआत से लेकर अब तक बताइए, ये सब कुछ कैसे हुआ? देखिए कमल, ये पानीपत के गांव नगला पार का मामला है जो यमुना की तलहटी में बसा है। वहां पर बीते दिन एक 54 साल की महिला सुख देवी की मौत की हत्या हो जाती है। उस वक्त वो पूरा मामला संदिग्ध था क्योंकि जिस भतीजे पर आरोप लगाए गए इसने पूरा ड्रामा रचा। पहले इसने हत्या की और इसके बाद इन्होंने खुद ही अपने ताऊ को फोन करके कहा कि कोई अज्ञात बदमाश जिसने नकाब पहन रखा था वो ताई की हत्या करके गांव से छत के रास्ते फरार हो गया है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और चारों तरफ के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो गांव से बाहर जाता कोई दिखाई नहीं दिया और कोई भी नकाबपोश बदमाश किसी भी सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आया। और जो नाबालिग है, जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी तो बार बार बयान बदल रहा था, तो पुलिस को इसके ऊपर शक शुरू से ही था। तो पुलिस ने इस नाबालिग को जब डिटेन किया और सख्ताई से पूछताछ की तो उसके बाद इसने पूरा जो राज था वो उगल दिया। इसने खुद बताया कि ये दीवार से कूदकर अपनी ताई के घर पर पहुंचा था और दरवाजे से पीछे छुप गया था। और जैसे ही ताई घर के अंदर एंट्री हुई तो कमर पर पहले वार किया, उसके बाद लगातार एक के बाद एक दर्द के सर पर, गले पर, पेट पर वार किए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद इसने लूटपाट और बदमाश का ड्रामा रचकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। तो फिलहाल हत्या की वारदात का एसपी ने खुलासा कर दिया है और इस मामले में इन नाबालिग भतीजे के साथ उसकी मां का भी शामिल होना बताया जा रहा है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भिजवा दिया। जी प्रदीप, ये वाकई में हैरान कर देने वाला मामला है। अब ऐसे में एक नाबालिग ने सोच समझकर प्लानिंग करके सब कुछ किया और वो भी मर्डर जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इसके मन में आखिरकार अपनी ताई के प्रति इतनी हीन भावना, इतनी दुश्मन जैसी भावना कहां से आ गई? क्यों ऐसा किया इसने? कमल, देखिए शुरुआत से ही जो ये भतीजा था, ये जो लड़का था, ये ताई की वजह से बड़ी माँ कहता था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जो नाबालिग लड़का है, इसकी माँ और जो मरने वाली महिला है सुखदेव सिंह, उसके बीच में अक्सर मामूली कहासुनी हो जाती थी, झगड़ा होता रहता था। तो वही जो झगड़ा हो रहा था उसी को लेकर इसने अपने मन के अंदर रंजिश पाल ली और माँ और बेटे की प्लानिंग बताई जा पर इसने हत्या की। तो उसी वारदात का, उसी झगड़े का बदला लेने के लिए इसने इतनी बड़ी प्लानिंग रची। कितनी उम्र होगी इसकी जो आरोपी है? देखिए पुलिस को जो डॉक्यूमेंट बरामद हुए मिले है उसके मुताबिक 16.5 साल का ये लड़का है और 10वीं वैसे में आप अंदाजा लगाइए। एक नाबालिग लड़का, उसकी मानसिकता देखिए किस प्रकार से निर्मम तरीके से महिला की हत्या की गई। कमर पर वार किया गया, गला भी काटा गया, पेट पर वार किए गए, उसके बाद छाती पर भी वार किए गए और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की इन्होंने और चाकू को भी छिपाया, बाथरूम के अंदर धोने की कोशिश की और उसके बाद लूटपाट का ड्रामा। पूरे शातिराना तरीके से जो अपराधी वारदात का अंजाम देने की कोशिश करता है उसी तरह से इसने किया और ये क्राइम शो को देखकर इसने किया। एक एक कदम फूक फूक कर आगे बढ़ाया ताकि पुलिस को शक ना हो, क्योंकि एक नाबालिग भी था।
सबसे देखिए- पहला जी जी शक कैसे गया पुलिस का सीधा इस पर? देखिए कमल, मैं बताना चाहूंगा, जब पुलिस की तीनों टीमें मौके पर पहुंची थी, हाँ। सीआईए पहुंची थी और हर्षित गोयल जो पानीपत पुलिस के बड़े अधिकारी वो मौके पर पहुंचे, तो इस लड़के से जब पूछताछ की गई तो क्योंकि इसको बताया था कि ताई को बचाने की कोशिश की और उसी बीच जो हमलावर था उसका जो चाकू है वो इसके हाथ पर भी लग गया। ओके, इसने ये बताया कि रानी चिल्ला रही थी तो मैं दीवार फांद कर गया। ठीक है, ठीक है। और शक हुआ, जो दीवार बांधने का इसने कहा वो 8 से 9 फीट ऊंची थी और उस पर मार्बल लगा हुआ था, पत्थर, तो किसी भी तरीके से उसके ऊपर उसको लांगा नहीं जा सकता था। काफी लंबाई थी, तो पुलिस को वहीं पर शक हुआ। और दूसरा शक पुलिस को तब हुआ जब इसने बताया कि वो छत के रास्ते भागा, ठीक है। किसी भी प्रकार के खून के धब्बे नहीं थे, ठीक है। और कैमरे में कोई बदमाश दिखाई नहीं दिया। गांव के हर कैमरे, हर एंगल से पुलिस ने जांच की, किसी भी कैमरे के अंदर कोई भी नकाबपोश बदमाश दिखाई नहीं दिया। तो उसके बाद पुलिस को इसके ऊपर शक हुआ। ठीक है। और देखिए सबसे खबर मैं बताना चाहूंगा, जी। वारदात को अंजाम देने के बाद इस लड़के ने ड्रामा रचते हुए खुद गांव के बाहर भागा बाइक लेकर और बदमाश को पकड़ने का नाटक किया और लोगों को भी अपने साथ लेकर गया, बाइक पर बिठाकर। खुद सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहा था, पुलिस के साथ भी गांव में तलाश कर रहा था, गांव वालों के बीच में था, घर में भी बीच था, मीडिया को भी बयान दे रहा था कि जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाए। किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया से रूबरू हो रहा, सवालों का जवाब दे रहा था। तो अब अंदाजा लगाइए कि 16.5 साल का लड़का इतने परिपक्व तरीके से उसने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इस लड़के को अंजाम था कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून उस तक देर सवेर पहुंच ही जाता है। बिल्कुल सही पानीपत कहा। पुलिस ने सराहनीय कार्य किया, 1.25 घंटे के अंदर इस तक पुलिस पहुंच चुकी थी। जी ठीक है, अंतिम सवाल है मेरा, इस पूरे मामले में आप कह रहे हैं कि जो आरोपी है उसकी मां को भी शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब क्या मांग की जा रही है जिस महिला की मृत्यु हुई, उनके परिजनों की तरफ से या उसके पति की तरफ से या परिवार वालों की तरफ से? देखिए, की तरफ से शुरुआत में आरोपी को पकड़ने की मांग की थी, तो ठीक पुलिस है। ने त्वरित कार्रवाई की है। 1.25 घंटे के अंदर लड़के को हिरासत में ले लिया, पूरी वारदात उसने कबूल कर ली। उसके बाद जिस रात जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था उसी जी। रात उसने लगभग 10:30 बजे के करीब अपनी पुलिस को बताया कि माँ भी वारदात में शामिल थी। तो देर रात लगभग 11 बजे और उसकी माँ को भी हिरासत में ले लिया गया था। दोनों को हिरासत में लेके महिला को पानीपत सिवा जेल में भेज दिया गया। ठीक है नाबालिग था आरोपी, उसको बाल सुधार। जी, शुक्रिया, आपने प्रदीप जानकारी विस्तार से दी है, क्योंकि काफ़ी रिश्तों का कत्ल करने वाला ये मामला था और इसने हमें भी हैरान किया है, इसलिए पूरी जानकारी जुटाना ज़रूरी था। अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वो किस कदर क्या कुछ उसकी हरकतें हैं, क्योंकि नाबालिग था, उसे क्या मालूम है कि इसका नतीजा आने वाले वक्त में उसकी ज़िंदगी पर क्या रहेगा। एक छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी वारदात कर दी गई। आइए रुख करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन का और पहली बड़ी खबर आपके सामने ब्रेकिंग बुलेटिन में। तो आज से बिहार चुनाव का शंखनाद होने जा रहा है। आज बिहार चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान संभव है। शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की आज घोषणा होगी, नोटिफिकेशन जारी होगा और जैसे ही घोषणा होगी तो बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। आदर्श चुनाव संहिता का मतलब आप जानते हैं, फिर सरकार कोई बड़ा निर्णय या बड़ा फैसला या कोई बड़ी योजना का ऐलान नहीं कर सकती है और सभी जो काम चल रहे हैं पहले से वो चलते रहेंगे, लेकिन सरकार के स्तर पर कोई नया काम शुरू नहीं हो सकता है और कुछ नियमों की पालना चाहे सत्ता में बैठे राजनीतिक दल हैं या फिर विपक्ष में बैठे दल हैं, सबको करने होंगे। अब बात करेंगे हरियाणा सरकार की एक ऐसे कदम की जिससे कि आने वाले वक्त में हरियाणा में निवेश जोरदार आ सकता है। जापान दौरे पर है हरियाणा सरकार का एक डेलीगेशन। सीएम नायब सैनी की अगुवाई में टोक्यो पहुंचा है ये डेलीगेशन और ये जो डेलीगेशन है ये जापान में जाकर इन्वेस्टमेंट वहां से हरियाणा लाने का प्रयास करेगा। विदेश राज्य मंत्री हैं जापान के मियाजी ताकुमा, जिन्होंने स्वागत किया सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनके डेलीगेशन का। हरियाणा और जापान आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर
पूरी तरह से चर्चा कर रहा है। प्रवासी भारतीय संगठन ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर भी इस दौरान मौजूद रहे। और साथ ही आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जापानी जो कंपनियां हैं उससे निवेश को लेकर, उन कंपनियों से निवेश को लेकर चर्चा हो रही होगी। जापान में हरियाणा के पवेलियन का भी उद्घाटन सीएम सैनी करेंगे और वैश्विक निवेशक प्रदर्शनी भी देखेंगे। प्रदर्शनी में हरियाणा पंडाल का भी दौरा किया जाएगा। जापानी निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए भी आमंत्रित करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस दौरे के दौरान ही सीएम नायब सैनी ने प्राचीन सेंसोजी मंदिर में भी पूजा की। और एक बड़ी जानकारी जापान से ये टीडीके कॉर्पोरेट्स से मिला है हरियाणा का डेलीगेशन। जी हाँ, टीडीके कॉर्पोरेशन से मिला है हरियाणा का ये डेलीगेशन। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मुलाकात हुई है। टीडीके कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेशन है और इसकी सहायक कंपनी एटीएल बैटरी लगा रही है सोहना में प्लांट। जी हाँ, बड़ी खबर है। हरियाणा में निवेश के लिए माहौल और समृद्ध करना है, ये बड़ा मकसद है। और जो टीडीके कॉर्पोरेशन है, आप सोचिए ये हरियाणा में काम कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी है कि इसकी सहायक कंपनी है एटीएल बैटरी, जो कि गुरुग्राम के सोहना में प्लांट है इसका। और यहाँ पर जो प्लांट लगाने की प्लानिंग हुई है उससे आने वाले वक्त में हरियाणा को और भी फायदा होगा और इस कंपनी को भी फायदा होगा। ये भी आश्वासन जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से खुद दिया गया होगा। लगातार अपडेट हम दे रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी के जापान दौरे को लेकर। तस्वीरें आ रही हैं, जानकारी आ रही हैं और लगातार जापान में जाकर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास अभी से ही सफल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस विज़न के तहत ही जापान का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान पहुंचे हैं। और यहाँ पर टीडीके जो कॉरपोरेशन है उसके जो मैनेजमेंट है उससे भी बातचीत हो रही है। और उसकी सहायक कंपनी का तो यहाँ पर प्लांट भी लगने जा रहा है सोहना में, जो हमने जानकारी दी। और इससे पहले हमने देखा कि जो जापान के विदेश राज्य मंत्री हैं उन्होंने स्वागत भी किया। तो एक बड़ा प्रयास है हरियाणा सरकार का और ये विजन अब देखा जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी आपके सामने है एमओयू साइन होने की। जी हां, और बड़ी जानकारी ये है जापान और हरियाणा के बीच एमओयू साइन हुआ है। सेरेन कंपनी लिमिटेड के साथ एमओयू हुआ है और रोहतक में मेगा परियोजना पर एमओयू साइन हुआ है। 220 करोड़ रुपए का निवेश सेरेन कंपनी करने वाली है। 1700 से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसका रिजल्ट क्या है जापान दौरे का, ये आपके सामने है। सुबह से ही लगातार हम अपडेट देख रहे हैं, एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही हैं और इन मीटिंग के जरिए मुख्यमंत्री सीधे हरियाणा में निवेश ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों की। तो ये देखा जा रहा है। और जो एक प्लानिंग थी हरियाणा सरकार के इस डेलीगेशन की जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, वो प्लानिंग सफल होती नजर आ रही है। एक बार फिर से रुख करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन का और बात करते हैं राव नरेंद्र की। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र आज अपने कार्यभार को संभाले जाने विधिवत रूप से हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, जो कि आज अपनी कुर्सी संभालेंगे चंडीगढ़ में। दरअसल राव नरेंद्र एक एक करके सोनीपत से, फिर पानीपत से करनाल और करनाल अंबाला होते हुए चंडीगढ़ आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं का हौसला मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। यह दावा किया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस भवन में आज कार्यभार संभालेंगे। इनेलो ने सीएलयू कांड दोबारा उठाकर हालांकि राव नरेंद्र की मुश्किलें बढ़ाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी खूब आरोप लगाए थे। तो ऐसे में राव नरेंद्र की राजनीतिक डगर कितनी मुश्किल है, वक्त बताएगा। ने आज फिर ये दोबारा साबित कर दिया कांग्रेस का अध्यक्ष राव नरेंद्र को बना करके कि उनके लिए भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता। उनके राज में इस बात की छूट थी कि तुम दोनों हाथों से प्रदेश को लूटो, अपनी जेब भरो, हमारे तक पैसा पहुंचाओ और लोगों को चाहे किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े उससे आपको कोई तकलीफ ना हो। आज फिर ये साबित हो गया। अगर बीजेपी ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये जो 6 लोगों के खिलाफ हमने सीडी दी थी, जिसमें आज कोर्ट ने संज्ञान लिया है, रतियावाड़ा जो एमएलए मौके का, उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो इनको तुरंत इसके लिए एक एसआईटी गठित करनी चाहिए और इन 6 लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ हमने सीडी जारी करी थी, उनके खिलाफ नए सिरे से इंक्वायरी करके और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने क्योंकि जो सीडी चल रही है वो क्योंकि हुड्डा साहब के ग्रुप के व्यक्ति हैं, ग्रुप से बाहर नहीं जा सकते और उनको तो पूरा मालूम है, उनको पूरा मालूम है, राहुल को भी मालूम है, क्योंकि राहुल उस टाइम नहीं बोलता था। उस टाइम तो राहुल भाई सेवा खूब होती थी, यहाँ से दूध जाता था, मक्खन जाता था हरियाणा से राहुल के पास, और जब तक दूध और मक्खन जाता था तब तक तो वो बोलता नहीं था। ये भी इतना समय क्यों लगाया हो सके है? नहीं लगाना चाहिए था। राम नरेंद्र की बात हो रही तो सवाल के साथ पूछते हैं हम भी कि क्या कांग्रेस पार्टी और ताकतवर हो पाएगी? हालांकि सत्ता से चूक गई कांग्रेस पार्टी, लेकिन अभी आगे और भी मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए राम नरेंद्र, लेकिन इसी को लेकर अजय चौटाला बयान देते हुए निशाना साधते हुए नजर आए। देर रात दुरुस्त आए कहते हुए नजर तो आए, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि 11 साल में संगठन बनाया है, 11 महीने के बाद CLP लीडर भी चुना गया। कांग्रेस के ही लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की ज्योतियों में खीर बट रही है। देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने चुन तो लिया, 11 साल में उन्होंने संगठन बनाया है और प्रदेश अध्यक्ष और CLP लीडर चुना है 11 महीने के बाद 37 विधायक होते हुए। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही लोग, कुलदीप शर्मा जी, प्रोफेसर संपत सिंह, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे तो कांग्रेस की कोई जूतियों में खीर बटती हुई नजर आ रही। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के सवाल। जी हां, कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान यह है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। ये कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। 2 किस्म के क्राइम होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमारे समय में तो सभी समय होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए, भाई भाई का झगड़ा हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है हरियाणा में आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं? माफिया बन जाते हैं, गैंग बन जाते हैं। आज 80 गैंग बने हुए हैं हरियाणा में, ये यूनियन होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। अब बात करते हैं जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला की। बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर भड़के हैं। हरियाणा की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी से सवाल पूछा, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। कहा गया कि पिछले 1 साल में सुरक्षा हालात बेहद खराब हुए हैं, प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया कांग्रेस पार्टी पर। 1 साल में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश की बनी है, ये जग जाहिर है। आज रोहतक के अंदर मर्डर हुआ, इससे पहले एक व्यापारी को दुकान में घुसकर हिसार में मार दिया गया। ये घटनाएं कम नहीं हुई। आज NCRB का डाटा उठाओगे तो भी प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आंकड़ों के साथ आपके सामने। मुख्यमंत्री बारी बारी कह देते हैं कि गुंडे प्रदेश छोड़ दो। मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई व्यवस्था प्रदेश में बनी है। आज प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के हालात, अंग्रेजी में कहते हैं ना, बैड टू वर्स हुए, और इसका पूर्ण तौर पर जिम्मेवार एक ही व्यक्ति है, प्रदेश का मुख्यमंत्री। उसका उद्देश्य क्या है, सद्भावना किस चीज की लाना चाहते हैं, वो पहले पता करके जरूर कांग्रेस में बता दो, हमें तो फिर बता दो।
क्योंकि मुझे लगता है भावना तो कांग्रेसियों की एक नहीं हो रही, सद्भावना कैसे आई। और कांग्रेस के तो नए अध्यक्ष ने यह बयान दे दिया कि किसी पावर से पार्टी नहीं चलेगी, संगठन से चलेगी। और मुझे लगता है उनके प्रधानी मिलने के एक हफ्ते के अंदर ही प्रदेश में उनको ऐसा तोहफा दिया जा रहा है जहां कांग्रेस ही कई धड़ों में बटी दिख रही। ये अपने आप में दर्शाता है कि सद्भावना नहीं है, कांग्रेस को समाप्त भावना करने की तैयारी। लग रहा है कि एक राजनीतिक करंट एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में आ गया है। इनेलो और जेजेपी पर हमलावर हैं कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा। इधर से वार उधर से पलटवार, यही सब कुछ हो रहा है। कैसे जवाब दिया गया हम आपको बताते हैं। दरअसल इनेलो और जेजेपी गैंग्स ऑफ भाजपा है, ये बात कहकर एक नई तरह से ही राजनीतिक बयानबाजी के तार छेड़ दी हैं दीपेंद्र हुड्डा ने। बृजेंद्र सिंह को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। उनकी यात्रा पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया कि सभी कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं और इसी के लिए काम कर रहे हैं। ये सारे भाजपा की बी टीम और सी टीम नहीं, मैं कहूँगा भाजपा के गैंग हैं और गैंग्स ऑफ भाजपा। मैं समझ सकता हूँ, उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ, उनको बड़ी तकलीफ है इस बात की। लेकिन लोगों ने बीजेपी के सारे हथकंडों के बाद अगर उनको स्वीकार नहीं किया, लगातार उनको अस्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कोई ऐसी मलम नहीं है जो लगा सके। कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता अपने अपने रूप में सारे कार्यक्रम करते हैं, रोज ही करते हैं। तो उसमें कोई, मैं समझता हूँ सभी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सबका प्रयास होना चाहिए। ब्रेकिंग बुलेटिन के जरिए हम अपील कर रहे हैं आपसे, साइबर ठगों से सावधान हो जाइए। दरअसल ठगी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, आपको सावधान होने की जरूरत है। देश भर में देखा जा रहा है कि लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। त्योहारी सीजन में तो लोगों का त्योहार ही खराब हो जाता है और ठगी से तो आपको सावधान होना होगा। ज़रा सी लापरवाही और आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली, ऐसा कुछ हो रहा है। दरअसल डिस्काउंट ज़्यादा देने के चक्कर में और उसके बाद लालच में लोग आ जाते हैं और फिर हो जाते हैं इन साइबर ठग का शिकार। कुछ ऐसा ही हो रहा है। हर रोज़ सैकड़ों केसेस सामने आ रहे हैं और साइबर ठगों को पकड़ने के लिए पुलिस भी प्रयास करिए। साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी अब साइबर क्राइम टीमें काम कर रही हैं, जो कि अब इन साइबर ठगों पर भी नकेल कस रही हैं। लेकिन फिर भी जब तक जागरूकता नहीं होगी तो लोग इनके झांसे में आते रहेंगे। कहीं भी कोई डिस्काउंट अगर ज़्यादा दे रहा है या कुछ आपको लग रहा है अजीब सा, कितना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर वहाँ पर डाउट जब आपके माइंड में आता है तो वहीं सावधान होकर आप सोचिए कि कहीं ये साइबर क्राइम का एक तरीका तो नहीं है। कैमरे में कैद हुआ है एक थार वाला चोर। जी हाँ, गुड़गांव की खबर है, जहां पर चोरों का आतंक किस कदर देखा जा रहा है कि चोर तो थार में बैठकर आते हैं। चोरों ने एक स्कॉर्पियो को ही निशाना बनाया और उसको चोरी कर फरार हो गए। और बाकायदा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं, आपके सामने सीसीटीवी फुटेज। थार लेकर ये चोर आए। गुड़गांव के शिवाजी नगर का ये मामला है। सीसीटीवी में ये चोरी की पूरी वारदात, पूरी तस्वीरें कैद हो गई। आते हैं, आराम से रेकी करते होंगे, देखते होंगे कोई है कि नहीं है। देर रात का मामला बताया गया है। उसके बाद जैसे कोई गाड़ी खराब हो जाती है फिर उसको लिया जाता है, आगे बढ़ दिया जाता है उस गाड़ी को लेकर। कुछ इसी तरह का हुआ। और फिर क्या था, आए थार गाड़ी के साथ और स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। सवाल यह है कि एक अस्पताल जहां पर मरीज अपने इलाज करवाने के लिए जाते हैं लेकिन वहीं पर मौत बढ़ रही हो तो फिर क्या ही कहें। अस्पताल में आग कैसे लगी, सवाल बड़ा है। जयपुर की मैं बात कर रहा हूं। एसएमएस अस्पताल में आग लगने का मामला था, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने हालांकि जांच के आदेश दे दिए हैं आग लगने से, लेकिन 7 मरीज मारे जा चुके हैं। जांच के लिए कमेटी का गठन होगा और एमईडी के आयुक्त कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि ये पता लगाएंगे कि आग कैसे लगी। इस कमेटी को जल्द ही कई सवालों के जवाब देने हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने भी लोगों से मुलाकात की, परिजनों से मुलाकात की और सरकार के सामने यही मांग रखी थी कि हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली, वो स्वयं चल करके आए, हम लोगों को पता लगा, हम भी आए हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद भी है बहुत ज़्यादा
कि जिनका इलाज यहाँ चल रहा था और वो आग लगने के कारण कुछ लोगों की जान चली गई है। एग्जैक्ट आंकड़े अभी SMS प्रशासन जारी कर देगा। हमारी प्राथमिकता है कि जो 24 लोग थे उनमें से अधिकतर को बचा लिया गया है, तो उनका इलाज बेहतर हो और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो, इस तरह की एक दिए हैं। और मुख्यमंत्री जी सख्त निर्देश दे के गए कि पहले इलाज करें, उसके बाद जो भी है। कारणों को कुछ पता चला? अब